ये कहानी है मथुरा के लल्लन की। लल्लन एक बड़े से कंपनी में ठेकेदार का काम किया करता था। लल्लन होशियार और चालाक था और अपनी पत्नी सोमलता के साथ रहता था। टिफिन दे दो, मुझे काम के लिए बहुत देर हो रही है। मैं कब काम पर जाऊंगा? अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो पक्का एक दिन की पगार कट जाएगी मेरी। ओफो, दे रही हूँ। मेरे कोई 4-5 हाथ थोड़ी ना है जो मैं नहीं दूंगी। ये लो, लेकर जाओ, ठूस ठूस कर खा लेना। मैं इसलिए कहती हूँ कि नौकरी छोड़ दो और मेरे साथ व्यापार का काम करो, लेकिन आप हो कि मेरी बात ही नहीं सुनते। व्यापार का कोई ठिकाना नहीं होता। नौकरी अच्छी है, कम से कम एक किस्म का पगार तो हर महीने जेब में आ रहा है ना। अब मैं क्या कहूँ, जैसा आपको ठीक लगे। लल्लन अपने कार्यालय के लिए चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि भीड़ लगी हुई है। इतनी भीड़ यहाँ पर कैसे? क्या हो गया आखिर? जाकर देखता हूँ। लल्लन वहाँ जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ एक बोर्ड टंगा हुआ है। कंपनी घाटे में जाने के कारण सभी को नौकरी से निकाला जा रहा है, यानी कि हम सबको नौकरी से निकाला जा चुका है। आए आए, मेरी बीवी बच्चों को कौन संभालेगा? मेरे परिवार का क्या होगा? बिना कोई नोटिस दिए, बिना कुछ किए ये कैसे हमें नौकरी से निकाल सकते हैं? पिछले कई सालों से हम कंपनी में काम कर रहे हैं। नौकरी से निकाले जाने की चिंता में लल्लन अपने घर बेहद दुखी होकर आता है। लल्लन को चिंतित देख उसकी पत्नी उससे कहती है, आप बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। क्या हो गया है आपको? और ये क्या, टिफिन भी वैसे की वैसी ही है, इसे भी आपने नहीं खाया? सुबह तो मजाक कर रही थी, वही बात सच हो गई। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सारे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या कहा आपने? ये कैसे संभव हो सकता है? इतने सालों से आप वहाँ काम कर रहे हैं और ये अचानक नौकरी से निकाल देना, ये तो बहुत ही गलत है। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किससे मदद मांगूं? जो काम आप कर रहे थे ये और कहीं भी नहीं है। हमें ही कोई और दूसरा रास्ता निकालना होगा। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। क्यों ना तब तक हम व्यापार करें, समोसे बेचने का। तुम समोसा बहुत अच्छा और स्वादिष्ट बनाती हो। ये तो आपने मेरी मन की बात कह दी। हम ऐसा ही करेंगे। मैं समोसे बनाऊंगी और आप गांव-गांव में जाकर उन समोसों को बेचना। सोमलता और लल्लन दोनों ही समोसा बनाने का काम करने लगते हैं। सोमलता अपने हाथों से समोसा बनाने लगी और लल्लन उन्हें एक बड़े से ठेले पर रखकर बेचने के लिए निकलने लगा। आज हमारा पहला दिन है। भगवान से प्रार्थना करना कि सब कुशल मंगल हो। आप उसकी चिंता मत करो, सब अच्छा ही होगा। लल्लन अपने गांव से दूसरे गांव जाकर समोसा बेचने लगा। समोसा, गरम गरम समोसा, जो खाए मुस्कुराए, जो ना खाए वो पछताए। अरे अरे, वो देखो, लगता है नया समोसा वाला आया है। चलो जाकर खाकर देखते हैं। खुशबू भी अच्छी आ रही है। चलो आज तो पेट भर कर खाऊंगा। और आज के समोसे के पैसे मैं दूंगी। हाँ, ये समोसे मेरी तरफ से। मुझे जो नौकरी मिली है ना, उसी की पार्टी। लल्लन के पास लोगों की भीड़ उभर आई। देखते ही देखते उसके सारे समोसे पहले दिन के कुछ ही घंटों में खत्म हो गए। लल्लन बड़ा खुश था, लेकिन दूसरी तरफ अन्य समोसे और फरसाण के व्यापारियों का नुकसान होने लगा। तब सोमनाथ और नितिन एक दूसरे से कहने लगे, इस समोसे वाले की वजह से आज मेरा एक भी समोसा नहीं बिका है। पूरे पैसे बर्बाद। तुम्हारे तो समोसे हैं, मेरी तो पूरी दुकान फरसाण की है। ये अचानक आया कहाँ से हमारे व्यापार में ठप लगाने के लिए? भाग्यवान, सुनती हो? कहाँ हो तुम? बड़े खुश नजर आ रहे हैं जी। क्या बात हो गई? ये देखो, ये रुपए। हमारे सारे समोसे केवल 2 घंटे में ही बिक गए। सच कहा था तुमने। अगर नौकरी करता तो इतने पैसे मैं महीने भर में भी नहीं कमा पाता। अब कल तुम मुझे ज्यादा समोसे बना कर देना, मैं उन्हें भी बेच दूंगा। आमदनी ही आमदनी होगी। जी, ये भी कोई कहने की बात है। मैं और ज्यादा और स्वादिष्ट समोसा बनाकर कल दूंगी। सारे पैसे लल्लन ने सोमलता को दे दिए। अगले दिन के लिए सोमलता ने कई सारे समोसे बनाए और उन्हें लिए लल्लन दोबारा उसी गांव में बेचने निकल पड़ा और वहाँ ठेला लगाकर बेचने लगा। ऐसे ही लल्लन को कुछ दिन हो गए समोसा बेचते हुए। तब नितिन और सोमनाथ ने तय किया,
इस लल्लन का कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास नशीली दवाई है, उसके समोसे में यही मिला दो। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं जाकर उससे बात करूंगा। इतने में तुम उन समोसे में दवाइयाँ मिला देना। सोमनाथ और नितिन उसकी दुकान के पास जाते हैं। तब सोमनाथ लल्लन का ध्यान भटका देता है। अरे लल्लन भाई, वो देखो वहाँ उस गरीब कुम्हार के यहाँ मिट्टी के सामान उठाने हैं। तुम चलोगे? सिर्फ मुझसे नहीं होगा, बड़ा वजन है। अरे सोमनाथ भाई, ये भी कोई कहने की बात है। चलो, कुम्हार काका की उम्र भी तो हो गई है। सोमनाथ लल्लन को लेकर कुम्हार काका के दुकान में चला गया। मौका मिलते ही नितिन ने उसके समोसे में नशीली दवाई मिला दी। दूसरी तरफ लल्लन वहाँ जाकर देखता है कि सोमनाथ उसके साथ है ही नहीं। तब वो कुम्हार काका से कहने लगा, काका क्या हालचाल? मैंने सुना है कि कोई बड़ी भारी चीज उठानी है। इस बूढ़े की दुकान में क्या भारी होगा बेटा? तुम्हें किसी ने बुद्धू बनाया है। हो सकता है सोमनाथ भाई का मजाक हो, लेकिन आप परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई बात है क्या? तब उस काका ने अपनी दशा बताई और कहने लगा, पिछले कई दिनों से कर्ज का मारा हूँ। मैंने खाना भी कई दिनों पहले खाया है। ये भी कोई कहने की बात है काका? ये लीजिए कुछ रुपए, जब आपके पास हो तब मुझे दोबारा दे दीजिएगा। एक समय मैं भी आप ही की तरह परेशान था, लेकिन अब मैं बिल्कुल खुश हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। लल्लन उस बूढ़े काका को पैसे देकर जा ही रहा था कि उन्होंने उससे कहा, जाने से पहले मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। ये सोमनाथ और नितिन ने तुम्हारे समोसे में नशीली दवाई मिलाई है। मैंने उन्हें बात करते हुए सुन लिया था। तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बता दिया। नशीली दवाएं? आखिर क्यों? ताकि तुम्हारी दुकान चौपट हो जाए। काका ने उसे सारी बातें बताई और कहने लगे, तुम्हें एक उपहार मेरी तरफ से, ये रखी हुई मिट्टी को ले जाओ। इस मिट्टी में ऐसा क्या है काका? देखो तो ये मामूली मिट्टी है। तुम्हें इस मिट्टी के आंच में समोसा पकाना है, जमीन में गाड़ कर। और देखना, जो भी समोसा बनाओगे वो जादुई बनेंगे। जब मिट्टी खत्म हो जाए तो दोबारा लेने आ जाना। मिट्टी के समोसे खाते ही लोग भाग भाग कर तुमसे और मांगने आएंगे। लल्लन ने ठीक वैसा ही किया। उस जगह की मिट्टी और अपने ठेले को लेकर वो अपने घर आ गया और सारी बातें जाकर सोमलता से बताई। मिट्टी का समोसा? ये क्या है जी? इसे तो मैं भी बनाना चाहूंगी। तो फिर देर किस बात की? इस जादुई मिट्टी से जादुई मिट्टी के समोसे बना दो। सोमलता ने समोसे में आलू और मसाला भरकर तैयार रख दिए। लल्लन उस मिट्टी को गड्ढे में डालने लगा और वहीं समोसे को गाड़कर लकड़ियों में आग लगा दी। आग की तपती आंच में समोसा पकने लगा। उसकी खुशबू चारों तरफ गूंजने लगी। खुशबू तो बहुत अच्छी और बेहतरीन आ रही है। ये समोसे जरूर स्वादिष्ट होंगे। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। जादुई मिट्टी के समोसे बहुत ही स्वादिष्ट थे। उन मिट्टी के समोसे को लेकर लल्लन बेचने निकला। मिट्टी के समोसे ले लो, मिट्टी के समोसे ले लो। मिट्टी के समोसे क्या है भाई? तो चलकर खाना ही पड़ेगा। मैं भी जाकर खाऊंगी। मिट्टी के समोसे सुनते ही सब मिट्टी के समोसे खाने के लिए लाइन में लग गए और लल्लन की बहुत ज्यादा बिक्री होने लगी। ज्यादा बिक्री के चलते नितिन और सोमनाथ को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी और लल्लन के जादुई मिट्टी के समोसे बहुत ज्यादा चलने लगे, जिस वजह से उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगा। रामपुर गांव में नंदू नाम का एक कुम्हार रहता था। वो बेचारा बहुत गरीब था, लेकिन कभी भी अपने दुख का जिक्र किसी से नहीं करता था। हमेशा छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ तलाश करता था। वो और उसकी पत्नी चांदनी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अरे भाग्यवान, सुनती हो? मैं तालाब किनारे से मिट्टी लेने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी आइएगा। आपने मुझसे वादा किया था, आप मुझे पास के गांव में मेला घुमाने ले चलेंगे। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है मेरी रानी। मैं उस मेले में मिट्टी के बर्तन, खिलौने और सजावट के सामान बेचने के लिए अपना ठेला भी लेकर चलूंगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। घूमना का घूमना भी हो जाएगा और बिजनेस का बिजनेस भी। नंदू तालाब के किनारे से मिट्टी काटने चला जाता है। वो तालाब उसी गांव में रहने वाले शशि का था। शशि हमेशा नंदू से चिढ़ता था और हमेशा उससे लड़ता रहता था।
आज तुम फिर मेरे तालाब के किनारे से मिट्टी काट कर ले जा रहे हो। मैं सालों से इसी तालाब के किनारे की मिट्टी से कलाकारी करता हूँ और ये तालाब तुम्हारा है, यहाँ की मिट्टी नहीं। मिट्टी पर तो सभी का अधिकार है। लेकिन ये मेरा तालाब है और मैं अपने तालाब की आसपास की खूबसूरती नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ। यहाँ की मिट्टी कलाकारी करने के लिए सबसे अच्छी है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे तालाब के पास की मिट्टी से भगवान की मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। शशि बिना बात के नंदू से हमेशा झगड़ा करते रहता था। नंदू हमेशा इस बात से परेशान रहता है। नंदू को वापस आने में देर हो जाती है। क्यों जी, आपने इतना लेट कर दिया आने में? अब तो मेला कब का खत्म हो गया होगा। क्या बताऊँ चांदनी, वो शशि है ना, फालतू में मेरा समय खा गया, इसलिए आने में इतनी देर हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग फिर कभी मेला देखने चले जाएंगे। अब हम लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अगले दिन नंदू अपना मिट्टी के बर्तन का ठेला लेकर जा रहा था। तभी माइक पर एक व्यक्ति ऐलान कर रहा था, सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले सुनो, इस रविवार को हमारे गांव में अनोखी रेस की प्रतियोगिता होने वाली है। जिस किसी का वाहन सबसे अनोखा होगा वो रेस जीतेगा और जीतने वाले को पूरे 10,000 रुपए इनाम में मिलेंगे। वाह, क्या बात है, मैं भी इस रेस में भाग ले लेता हूँ, बहुत मजा आएगा। नंदू अपना नाम भी रेस के प्रतिभागियों में लिखवा देता है और घर जाकर चांदनी को सारी बात बताता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम अनोखा वाहन कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो कोई भी वाहन खरीदने के पैसे नहीं है। हमारी राम प्यारी ठेला है ना, हम इसे अनोखे अंदाज में सजाएंगे। पूरे गांव की नजर हमारी राम प्यारी से हट नहीं पाएगी। नंदू और उसकी पत्नी चांदनी अपने खिलौने के व्यापार करने वाले ठेले राम प्यारी को अच्छे से तैयार करने लगते हैं। वाह, आपने तो सच में कमाल का सजाया है अपनी राम प्यारी को। पूरा गांव बस देखता ही रह जाएगा। चलो जल्दी सो जाते हैं, कल जल्दी उठकर अनोखी रेस कंपटीशन में भी जाना है। नंदू अपने ठेले को अपने घर के बाहर लगा खाना खाने चला जाता है। तभी शशि को ये सारी बातें पता चलती हैं। अब मैं उस नंदू को मजा चखाता हूँ। उस दिन मेरे सामने बहुत तेज बन रहा था, अब उसकी अकल ठिकाने आएगी। शशि नंदू से बदला लेने के लिए उसके ठेले राम प्यारी को तहस नहस कर देता है। अब देखता हूँ तुम कैसे अनोखे रेस में हिस्सा लेते हो। अगली सुबह जब नंदू और उसकी पत्नी चांदनी ठेले की ये हालत देखते हैं तो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। अरे ये क्या, हमारे पुराने ठेले की ये हालत किसने की? अब हम अनोखी रेस में कैसे भाग ले पाएंगे? रेस का छोड़ो, अब हमारे पास ठेला भी नहीं है। चांदनी बैठकर रोने लगती है। तभी नंदू को एक उपाय सूझता है। नंदू एक मिट्टी का विशाल कप प्लेट बनाता है और उसमें अपने ठेले का चक्का लगा देता है, जिस वजह से विशाल कप प्लेट ठेला बनकर तैयार हो जाता है। वाह, क्या बात है, आपने तो गजब का ठेला बनाकर तैयार किया है। इसे सब देखते रह जाएंगे। अभी इस विशाल कप प्लेट की मिट्टी गीली है, जिस वजह से ये कप प्लेट ठेला कमजोर है और जल्दी टूट सकता है। अगर दिन में अच्छी धूप रहे तो शाम तक ये कप प्लेट ठेला जरूर सूख जाएगा और इस अनोखी रेस में दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन उस दिन धूप भी नहीं निकलती है। नंदू द्वारा बनाया गया विशाल कप प्लेट ठेला शाम तक नहीं सूख पाता है। अब क्या होगा? हमारा विशाल कप प्लेट ठेला अभी भी गीला है। तुम चिंता मत करो, जहाँ चाह है वहाँ राह है। नंदू अपने गीले कप प्लेट ठेले को लेकर रेस में पहुँच जाता है। वहाँ सभी अपना अनोखा वाहन लेकर पहुँचे थे, लेकिन नंदू का कप प्लेट ठेला सबसे अनोखा था। सभी नंदू का ठेला देखकर हैरान थे। तो अब अनोखी रेस शुरू होने वाली है। हम यहाँ देख रहे हैं, सभी अपने अनोखे वाहन लेकर मैदान में पहुँच चुके हैं, लेकिन सबसे अनोखा वाहन नंदू का कप प्लेट ठेला है, जो पूरे रेस के बीच में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रेस शुरू हो जाती है। सभी अपने अनोखे वाहन लेकर रेस शुरू करते हैं। शशि ने भी अपनी लकड़ी की मोटर कार लेकर रेस में हिस्सा लिया था। शशि जानबूझकर नंदू के कप प्लेट के ठेले में टक्कर मार देता है, जिस वजह से नंदू के मिट्टी के कप प्लेट ठेले में दरार पड़ जाती है। ये शशि कभी भी अपनी फितरत नहीं बदलेगा, हमेशा दूसरों का बुरा ही सोचता है, खुद तो जीत ही नहीं सकता। नंदू का कप प्लेट ठेला कभी इधर तो कभी उधर चलने लगता है। नंदू को लगता है कि अब उसका कप प्लेट ठेला टूटकर बिखर जाएगा, लेकिन वो मिट्टी अपने आप जुड़ने लगती है।
और बिल्कुल पहले की तरह हो जाती है। ये कैसा जादू है? ये ठेला पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। नंदू का ठेला सभी को पछाड़कर आगे निकल जाता है और रेस जीत जाता है। और हम ये क्या देख रहे हैं? नंदू का कप प्लेट का ठेला जो डगमगाकर सबसे पीछे चल रहा था, वो सभी को पछाड़ते हुए सबसे आगे निकलकर रेस जीत गया है। नंदू रेस जीत जाता है और शशि का मुंह लटक जाता है। बुरा चाहने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर तुम्हारे कप प्लेट के ठेले में टक्कर मारी थी। हम खेल को खेल की तरह खेले तो अच्छा है। खेल में हारना जीतना तो लगा रहता है। नंदू जीती गई राशि से अपने लिए एक नया ठेला खरीदता है। एक समय की बात है, दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में सरस्वती अपने बेटे चिन्मय के साथ रहती थी। सरस्वती के पति को गुजरे हुए 10 साल बीत गए थे। तब से सरस्वती गांव में छोटे मोटे काम करके अपना और अपने बेटे का गुजारा करती थी। अब चिन्मय लगभग 15 साल का था। अम्मा, मैंने एक काम ढूंढ लिया है। कैसा काम? लकड़ियाँ काटने का काम। पर बेटा, उसके लिए तो तुमको जंगल जाना होगा। हाँ माँ। जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं बेटा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। मेरे साथ और भी लोग हैं जो जंगल जाएंगे। और ये देखो, मेरे पास कितनी बड़ी कुल्हाड़ी है। कोई जंगली जानवर मेरे पास तक नहीं आ पाएगा। अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ अम्मा, आप चिंता ना करें। अगले दिन से चिन्मय बाकी लकड़हारों के साथ जंगल जाने लगा। लकड़हारों ने उसे पेड़ काटना सिखाया। वो भी जल्दी जल्दी काम सीख रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बरसात के मौसम में एक दिन चिन्मय अकेले ही जंगल आया। वो लकड़ियां देख रहा था तो सारी लकड़ियां गीली थीं। ये सब तो गीला है, थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ। चिन्मय घने जंगलों में पहुंच गया। वहाँ अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज का पीछा करते हुए एक झाड़ियों में जा पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक लड़की अटकी हुई थी और रो रही थी। अरे 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 अरे, तुम यहाँ कैसे अटक गई? चिन्मय ने उस लड़की को खींचा तो उसने देखा कि उस लड़की के पंख भी हैं। ये क्या, तुम्हारे पंख? हाँ, मैं परी हूँ। पहली बार धरती लोक घूमने आई थी। रात के अंधेरे में एक शेरनी मेरे पीछे पड़ी थी। मैं डर के मारे भागने लगी और यहाँ तक आ गई। मैं शेरनी से तो बच गई, पर तब से मैं निकल नहीं पा रही हूँ। मेरे पंख भी घायल हैं। देखो। चिन्मय ने अपनी कुल्हाड़ी से झाड़ियां काट दी और परी को आजाद कर दिया। शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम मेरे साथ घर चलो। तुम घायल हो, इस हालत में उड़ भी नहीं पाओगी। और अगर तुम इस जंगल में रही तो किसी ना किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाओगी। तुम मेरे साथ चलो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। पर तुम्हारे ये पंख, अगर इंसानों ने ये देख लिए तो? कोई नहीं देखेगा। परी ने जादू किया और वो परी से एक मामूली लड़की में बदल गई। अब चलो। चिन्मय परी को अपने साथ घर ले आया और घर जाकर उसने सब कुछ अपनी माँ को बताया। अम्मा, परी के ठीक होने तक हमें उसका ख्याल रखना ही होगा। हाँ बेटा, तू वैद्य जी के पास जाकर मरहम ले आ। नहीं नहीं, मरहम की जरूरत नहीं है। परियां अपनी खुद की शक्ति से ही ठीक हो जाती हैं। बस हमें खाना और आराम की जरूरत होती है अम्मा। ठीक है बेटा, तुम आराम करो। मैं सबके खाने का इंतजाम करती हूँ। परी वहीं लेट गई और चिन्मय और सरस्वती घर के बाहर आए। परी हमारी मेहमान है, हमें उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाना चाहिए। हाँ अम्मा। बेटा, हमारे पास पैसे भी तो नहीं है, पर ये ताजी सेंग की फलियां उगी हैं। सोचा था कुछ दिन बाद तेरे जन्मदिन पर बनाऊंगी, पर अब परी के लिए यही बना देती हूँ। हाँ अम्मा, जैसे आपको ठीक लगे। इन दोनों की सारी बातें परी ने सुन ली और उनके वहां से जाने के बाद परी ने सेंग की फलियों के पौधे पर जादू किया। सरस्वती ने सेंग की फलियों से स्वादिष्ट सांबर बनाया और चावल के साथ परी को परोसा।
बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, ये सेंग की फलियाँ मैंने खुद उगाई है ना। मैं जानती हूँ अम्मा। परी ने भोजन किया और उसकी शक्तियाँ बढ़ गई। फिर उसने खुद अपने आप ही अपने घावों को भर दिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परी लोग लौट सकती हूँ अम्मा। आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की है, शुक्रिया। ये हमारा धर्म है बेटा। अम्मा, मैं आपको कुछ देकर जा रही हूँ, कृपया इसे स्वीकार कीजिएगा। आपके सेंग की फलियों के पेड़ जादुई बन चुके हैं। आप जितनी बार भी सेंग की फलियाँ निकालेंगी, ये उतनी बार उगेंगी। अब जितनी मर्जी उतना सांभर बनाकर खाइए। शुक्रिया चिन्मय, तुम बहुत अच्छे हो। परी उड़कर वहाँ से चली गई। सरस्वती और चिन्मय बाहर आए और उन्होंने कुछ सेंग की फलियां तोड़ ली और वापस वहाँ नई फलियां उगाई। ये देखकर दोनों खुश हो गए। अब तो हम जब मर्जी सांभर बना सकते हैं चिन्मय। अम्मा, सांभर बनाकर बेच भी सकते हैं। हाँ। चिन्मय और सरस्वती ने ढेर सारी सेंग की फलियां तोड़ ली और उन फलियों से ढेर सारा सांभर बनाया और साथ में चावल भी पकाए। मैं ये सांभर चावल बेच कर आता हूँ अम्मा। सांभर चावल का डिब्बा लेकर चिन्मय बाजार पहुंचा। लोग उसका सांभर चावल खाते और उसे पैसे देते थे। उस दिन से सरस्वती रोज जादुई सेंग की फलियां तोड़कर उससे सांभर बनाया करती थी। चिन्मय इन सांभर चावल को बाजार में बेचता था। जादुई सेंग की फलियों से बना सांभर चावल चिन्मय और सरस्वती की आजीविका का साधन बन गया। उसके बाद सरस्वती कभी किसी के घर काम करने नहीं गई, ना ही चिन्मय लकड़ियां काटने जंगल गया। अब वो लोग सांभर चावल बेचकर ही अपना गुजारा कर रहे थे। गावात आकाश आणि विकास नावाचे दोन मित्र राहायचे। आकाश गरीब होता आणि विकास श्रीमंत होता। काल माझे बाबा सायन्स एक्झिबिशनला गेले होते आणि दुर्बीण घेऊन आले। मोठ्या माणसांच्या मोठ्या गोष्टी, चांगले मित्र नसतील तर श्रीमंत होऊन पण काय उपयोग नाही। चल, काल मी तुला लस्सी पाजली होती, आज तू समोसे खिलव। चल, बाजारात जाऊया। आकाश आणि विकास बाजारात जातात आणि बघतात की दुकानात खूप गर्दी जमलेली आहे। दोघं मित्र दुकानात जातात। काका, दुकानात एवढी गर्दी का आहे? समोस्याचं नवीन दुकान उघडलंय। असे समोसे आहेत, एकदा खाल पण परत परत खात राहाल। दे पैसे दे, 2 समोसे घेतो आपल्यासाठी। नको, तू फक्त तुझ्यासाठी घे, माझं पोट बरोबर नाहीये। आकाश स्वतःसाठी समोसा विकत घेत असतो तेवढ्यात विकासची समोसा विकणाऱ्यावर नजर पडते। विकास समोसे विकणाऱ्याला थोड्या शंकेच्या नजरेने पाहतो। मोठ्या मुश्किलीने एक समोसा मिळालाय। वाह, काय समोस्याची चव आहे, ह्याच्या अगोदर कधीच खाल्ला नव्हता। एकदा खाऊन बघ, एकदा खाशील तर परत परत घेशील। दुकानाचं नाव बघतो काय आहे, उद्या परत येईन। आकाश दुकानाचं नाव बघतो। दुकानाचं नाव असतं जादुई समोसे। तुला एक गोष्ट जाणवली का? काय? प्रत्येक जण समोसेवाल्याच्या समोसेची तारीफ करतोय। प्रत्येक जण बोलतय की एकदा खाल तर परत परत खाल। मला तर जादुई समोस्यामध्ये काहीतरी गडबड वाटतेय। त्या समोसेवाल्याला बघितल्यानंतर मला काहीतरी घोळ वाटतोय। जासूसी पुस्तकं वाचून तुझ्या डोक्यावर परिणाम झालाय। चल घरी जाऊया, पाऊस पण पडणार आहे आणि घरी पण पोचायचंय। आकाश आणि विकास आपल्या घरी निघून जातात। दुसऱ्या दिवशी आकाश जेव्हा झोपून उठतो तेव्हा त्याला जादुई समोसेच्या दुकानातले समोसे खायची इच्छा होते। आकाशचं बाज विणायचं खानदानी काम असतं। बाळा, रामपालजी त्यांची खाट देऊन गेले आहेत, थोडी मरम्मत करायची आहे त्याची। हो बाबा। आकाश बाज विणायला बसतो पण आपल्या कामात जराही लक्ष लागत नाही त्याचं। बाबा, मी समोसे खायला जातोय, लगेच येतो। 2-3 दिवस तर आकाशच्या वडिलांनी आकाशला काहीच नाही म्हटलं। पण मग एक दिवस जेव्हा सकाळी सकाळी आकाश समोसे खायला निघाला तेव्हा त्याच्या वडिलांनी त्याला थांबवलं। काय दररोज दररोज समोसे खात असतोस? दररोज समोसे खाऊन खाऊन तुझं पोट खराब झालंय। पहिलं तर तू इतके समोसे कधी खाल्ले नव्हतेस। मागच्या 2-3 दिवसात तर तू उच्चांका गाठलायस। आज तू काय जायचं नाही समोसे खायला। पण बाबा, मी समोसे खाल्ल्याशिवाय राहूच शकणार नाही।
आकाशच्या वडिलांनी त्याचा हात पकडला तरी सुद्धा आकाश थांबला नाही. अरे मित्रांनो, माझा मुलगा वेड्यासारखा वागतोय, जरा त्याला समजवायला माझी मदत करा. आकाशचे वडील आकाशला पकडतात. वडिलांना एक माणूस पकडतो, त्या माणसाला दुसरा माणूस पकडतो, दुसऱ्याला तिसरा. अशा प्रकारे पूर्ण एक चेन बनून जाते. आकाश आपल्या वडिलांच्या तावडीतून हात सोडवून घेतो आणि मग ती चेन एकदम कोसळून जाते. आकाश त्या दिवशी सुद्धा जाऊन समोसे खातो. दुसऱ्या दिवशी आकाशचे वडील विकासच्या घरी जातात. विकास बाळा, माहिती नाही आकाशला काय झालंय. बाजारात नवीन जादुई समोसे नावाचं दुकान उघडलंय. सारखं सारखं तिथे जाऊन तिकडचेच समोसे खाण्याचं वेड लागलंय. काही चिंता करू नका काका, मी सगळं सांभाळून घेतो. त्या दिवशी जेव्हा जादुई समोसेचा मालक दुकान बंद करून त्याच्या घरी जायला निघाला होता तर विकासने दुर्बिणीने त्याला पाहिलं. विकास दुकानदाराच्या मागावर निघाला. लवकरच गावातल्या सगळ्या लोकांना आपल्या समोसाचं वेड लागेल. मग आता आपण खूप श्रीमंत होणार. गाववाले मूर्ख, त्यांना माहीतच नाही की तुम्ही एक केमिस्ट आहात आणि समोशात नशीला पदार्थ मिसळतात आणि मग लोकांना समोस्याची लत लागली आहे. आता हळू बोल, कोणी ऐकलं तर आपण पकडले जाऊ. विकास सगळं बोलणं ऐकून घेतो. दुसऱ्या दिवशी काही गाववाल्यांसोबत विकास जादुई समोसेवाल्याच्या दुकानावर पोहोचतो. काय झालं? तुम्ही सगळे इथे का आलात? हे तुम्हाला आम्ही नंतर सांगतो. काका, पहिले तुम्ही समोसे खा. मुखिया चाचा समोसे खातात. आता माझं अजून समोसे खाण्याचं मन करतंय. खरं खरं सांग, तू तुझ्या समोस्यांमध्ये काय टाकतोस? बटाटे आणि मसाल्याशिवाय मी माझ्या समोस्यात काही टाकत नाही. खरं सांग, नाही तर मी आत्ताच्या आत्ता पोलिसला बोलवीन. पोलिसांचं नाव ऐकताच दुकानाचा मालक घाबरतो आणि सगळं कबूल करून टाकतो. मला माफ करा. माझ्या समोसाची विक्री वाढवण्यासाठी मी समोस्यामध्ये नशीला पदार्थ टाकत होतो, म्हणजे लोकांना समोसाची लत लागेल आणि लोक सारखी सारखी येऊन माझ्या दुकानावर समोसे खातील. विकास लगेच पोलिसांना फोन लावतो. पोलीस येऊन केमिस्टला अटक करतात. म्हणून मी तुला नेहमी सांगत असतो की बाहेरच्या गोष्टी कधीच म्हणजे कधीच खायच्या नसतात. महेशपुरा गावात मुकेश आणि पिंटू नावाचे दोन भाऊ आपल्या बाबांसोबत राहत होते. मुकेश मोठा होता आणि पिंटू छोटा होता. बाबा, तुम्ही मुकेश दादाला सायकल दिली, मला मोटरसायकल द्या ना. बेटा, सायकल फार स्वस्त असते आणि मोटरसायकल खूप महाग. मला काही नाही माहित. जोपर्यंत मोटरसायकल नाही मिळत तोपर्यंत मी नाही जेवणार. पिंटूच्या हट्टापायी बाबांना त्याला मोटरसायकल घेऊन द्यावी लागते. मुकेशचं अभ्यासात मन नाही लागायचं. बाबांनी मुकेशचं लग्न लावून दिलं. मुकेश शेतीचं काम सांभाळू लागतो आणि पिंटू 12वी पास करतो. बाबा, मी अभ्यास करायला शहरात जाईन. बेटा, आपल्या गावात पण तर कॉलेज आहे. शहरात राहण्यासाठी एक रूम घ्यावी लागेल आणि खाण्यापिण्याचा देखील वेगळा खर्च होणार. बाबा, मला काही नाही माहित. मी शहरात नक्की जाईन. मग बाबांना पिंटूचा हट्ट ऐकावाच लागतो आणि पिंटू अभ्यास करायला शहरात जातो. पण शहराच्या वातावरणात त्याचं अभ्यासावरचं लक्ष उडतं. तो आता मित्रांसोबत बाईकवर मजा मस्ती करायचा. कधी सिनेमाघरात फिल्म बघायला जायचा तर कधी मित्रांसोबत पार्टी करायचा. 2 वर्ष पिंटूने अशीच मजा मस्ती करून घालवली. एके दिवशी पिंटूला मुकेशचा फोन येतो. पिंटू, बाबांची तब्येत खूप खराब झाली आहे. तू लवकर घरी ये. मी नाही येऊ शकणार. खूप काम आहे. तूच सगळं सांभाळ ना. मुकेश बेटा, माझी पिंटूला भेटायची खूप इच्छा झाली आहे. पिंटू घरी नाही येत.
आणि बाबांचा मृत्यू होतो. एक दिवशी पिंटूचा फोन येतो. मुकेश, तू एवढे कमी पैसे का पाठवतोयस? तुला माहित आहे ना शहरात किती खर्च आहे. पिंटू, माझ्याकडून जेवढे पैसे होत आहेत मी पाठवतो. यावेळी चुकीच्या वेळेला पाऊस पडला, सगळे पीक खराब झालं, घरी काही खायला पण नाहीये. का खोटं बोलतोयस? मी खोटं नाही बोलत आहे पिंटू. पिंटू एका मुलीला घेऊन आपल्या गावी येतो आणि स्वतःच्या घरी पोचतो. अरे पिंटू, अचानक तू एवढ्या दिवसानंतर इथे आलास आणि तू लग्न केलंस हे देखील सांगितलं नाहीस. हो दादा, मी लग्न केलं. मुकेश पिंटूवर विश्वास ठेवून अंगठा लावतो. दादा, हा माझ्या कॉलेजचा एक डॉक्युमेंट आहे, त्याच्यावर तुझा जरा अंगठा लाव. मुकेश पिंटूवर विश्वास ठेवून कागदावर अंगठा लावतो. खूप चांगलं दादा, आता तुम्ही तुमच्या पत्नीला घेऊन इथून निघून जा. या कागदावर इंग्लिशमध्ये सरळ सरळ लिहिलं आहे की तुम्ही तुमचं घरदार, शेती सगळं तुमचा छोटा भाऊ पिंटूच्या नावावर करत आहात. हे तू काय बोलत आहेस पिंटू? आता माझी वेळ चांगली सुरू झालीये. माझा वेळ खाऊ नका आणि तुमच्या पत्नीसोबत बाहेर जा. चल रूपा. बिचारे मुकेश आणि रूपा रोडच्या किनारी एक झोपडी बांधतात. आता आपला खर्च कसा निघेल? तू काळजी करू नकोस, मी जंगलातून लाकूड तोडून आणत जाईन आणि बाजारात विकत जाईन. दुसऱ्या दिवशी मुकेश जंगलात लाकडं तोडायला जातो. दुपारपर्यंत लाकडं तोडून तोडून त्याला तहान लागते. खूप गरमी आहे, माझा तर गळा सुकतोय. मुकेश पाण्याच्या शोधात जंगलात इथे तिथे भटकू लागतो. त्याला एक विहीर दिसते. तो त्या विहिरीत वाकून बघतो. विहिरीत पाणी तर नसतं, पण त्यातून अतिशय छान सुगंध येत असतो. मुकेश विहिरीत उडी मारतो. तिथे एक चंदनाचं झाड असतं. मी ऐकलं आहे की चंदनाचं लाकूड फार महाग असतं. मुकेश चंदनाच्या झाडाची काही लाकडं तोडून बाजारात विकायला जातो. ती लाकडं 50,000ला जातात. मुकेश खूप खुश होऊन घरी जातो. आता मुकेश रोज त्या चंदनाच्या झाडाचं काही लाकूड तोडून विकायला जातो. लवकरच मुकेशचं मोठं घर, शेत आणि ट्रॅक्टर होतं. तिथे पिंटूला शेती करताच नव्हती येत, म्हणून त्याने शेत विकलं. काही दिवसातच त्याचे पैसे पण संपून जातात. पैसे कमावून आण, नाहीतर मी तुला घटस्फोट देईन. मुकेशची श्रीमंत झाल्याची खबर पिंटू पर्यंत पोहोचते. एका रात्री पिंटू लपून मुकेशच्या घरी जातो. मुकेश आणि त्याची पत्नी त्यावेळी जेवत असतात. पिंटू खिडकीतून त्या दोघांचं बोलणं ऐकत असतो. आज आपण जे काही आहोत ते जंगलातल्या त्या चंदनाच्या झाडामुळेच आहोत. जंगलात मला एक बाबा भेटले. त्यांनी मला सांगितलं की ते चंदनाचं झाड मायावी आहे. अच्छा, जंगलात उगवणारं चंदनाचं झाड. पिंटू जंगलात जातो आणि फिरत फिरत त्या विहिरीजवळ पोहोचतो. ते बघा चंदनाचं झाड. पिंटू विहिरीत उडी मारतो. चंदनाचं झाड गायब होतं आणि पूर्ण विहीर पाण्याने भरून जाते. पिंटूला पोहायला येत नसतं आणि तो बुडून मरून जातो. आज भी मालती के घर पर एक भी दाना अनाज नहीं था. मालती बहुत बूढ़ी थी, वो अकेली रहती थी और उसका कोई सहारा नहीं था. कभी मदद मिल गई तो उसका पेट भरता था, वरना उसे खाली पेट ही सोना पड़ता था. आज तो मुझे लगता है खाली पेट ही सोना पड़ेगा. बगल वाला सुरेश भी आज नहीं आया. मुझे किसी से मदद की आशा नहीं है. मालती ये सोचते सोचते सो जाती है और तभी कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है. मालती उठती है और जाकर दरवाजा खोलती है. सामने एक छोटी सी बच्ची एक थैला और एक मटका लेकर खड़ी है. अरे बाबू, तुम कौन हो? इतनी रात गए मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हो?
तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं देवी हूँ। मैं आपकी मदद करने आई हूँ। आपको भूखा पेट ना सोना पड़े, इसलिए मैं आपके लिए खाना बनाने का सामान और बर्तन लाई हूँ। मालती सारा सामान ले लेती है और उसे अंदर रखने के लिए जाती है, पर जैसे ही वो सामान रखकर वापस आती है तो देखती है कि वो बच्ची गायब हो चुकी है। उसे आश्चर्य होता है कि आखिर अचानक से वो बच्ची कहाँ चली गई। फिर वो घर के अंदर आकर खाना बनाना शुरू कर देती है। जो बर्तन वो बच्ची लाई थी उसी में वो अपनी खिचड़ी बनाती है। वो खाती है और उसका पेट पूरा भर जाता है, पर खिचड़ी खत्म नहीं होती। वो जितना खाती है उसमें और खिचड़ी आती जाती है। अरे, ये खिचड़ी तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैं जितना खा रही हूँ ये उतनी ही और आ रही है। इसमें तो जरूर कोई जादू है। मैं इसे ढक कर रख देती हूँ। अब मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। मालती सो जाती है। वो अगली सुबह उठती है और उठकर वो बर्तन फिर से देखती है। वो बर्तन खिचड़ी से पूरा भरा होता है। मुझे लगता है ये खिचड़ी जादुई है। इस बर्तन से खिचड़ी कभी खत्म ही नहीं हो रही। ना जाने वो बच्ची कौन थी। ये जादुई बर्तन कहाँ से दे गई। अब तो मुझे कभी खाने की कमी ही नहीं होगी और मैं दूसरे लोगों को भी खिला सकती हूँ। अब मैं किसी को भी खाली पेट नहीं सोने दूंगी। मालती अपना बर्तन लेकर जाती है और पूरे शहर में जो भी उसे भूखा दिखता है उसे खिचड़ी बांट देती है। बूढ़ी मालती को इस तरह से सबकी मदद करता देख उसके पड़ोस में रहने वाला सुरेश बहुत अचंभित हो जाता है। वो समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। रात में सुरेश मालती के घर आने से पहले ही उसके घर में खिड़की के सहारे घुसकर छुप कर बैठ जाता है। मालती घर लौटती है। भगवान की दया से मुझे ये जादुई खिचड़ी मिली है जो कभी खत्म ही नहीं होती। पहले मेरे खुद के खाने का ठिकाना नहीं था, अब मैं दूसरों का भी पेट भर सकती हूँ। और तो और ये खिचड़ी कितनी स्वादिष्ट है और सेहतमंद भी है। सुरेश मालती की सारी बातें सुन लेता है। खिचड़ी के बारे में सुनकर उसके मन में लालच आ जाता है। इस बुढ़िया के जीवन में अब कितने दिन बचे ही हैं। ये जादुई मटके की जादुई खिचड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए। अगर ये मेरे पास होगी तो मुझे कभी भी जीवन में काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे कभी भी घर परिवार का पेट पालने की चिंता नहीं होगी। मैं आराम की जिंदगी जी पाऊंगा। सुरेश उस मटके को चुराने का पूरा प्लान बना लेता है। जैसे ही मालती सो जाती है तो सुरेश अपने छुपने वाली जगह से निकलकर वो मटका ले लेता है और अपने घर वापस चला जाता है। अगली सुबह होती है और मालती उठती है। अरे, जादुई खिचड़ी वाला मटका कहाँ चला गया? मैं कल यहीं रखकर तो सोई थी, न जाने कहाँ चला गया। अब मैं लोगों की मदद कैसे कर पाऊंगी? मुझे फिर से खाने की कमी हो जाएगी। उधर सुरेश उठकर जाकर उस मटके को देखता है। उसमें खिचड़ी भरी हुई होती है। वो एक चम्मच लेकर आता है, पर जैसे ही वो चम्मच मटके में डालता है तो चम्मच खाली ही रह जाता है। खिचड़ी दिख तो रही होती है पर उसे मिल नहीं पा रही होती है। अरे, ये कैसा जादू हो रहा है? मैं इससे खिचड़ी निकाल क्यों नहीं पा रहा? अजीब जादू हो रहा है। उस बुढ़िया के लिए तो ये मटका ठीक काम करता था, पर मेरे पास आते ही इसे क्या हो गया? सुरेश बार बार उस मटके से खिचड़ी निकालने की कोशिश करता है, पर वो नहीं निकाल पाता। अंत में उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और उस मटके को जोर से पटक देता है।
उसके पटकते ही वो मटका चूर चूर हो जाता है। उसकी आवाज मालती के घर तक पहुंच जाती है। अरे, सुरेश के घर से ये कैसी आवाज आ रही है? मैं जाकर देखती हूँ। जैसे ही मालती अपने घर से निकलती है तो उसे उसी रात वाली छोटी बच्ची खड़ी नजर आती है। वो बहुत ही चोटिल और जख्मी होती है। मालती उसे देखकर जल्दी से उसके पास जाती है। अरे बेटी देवी, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? देवी मालती को सुरेश के घर की तरफ इशारा करती है। मालती दौड़कर सुरेश के घर पर जाती है तो देखती है कि वो मटका टूटा हुआ है। मालती सारी बातें समझ जाती है और सारे टुकड़ों को उठाकर अपने घर पर ले आती है और साथ ही देवी को भी अपने घर ले आती है। मालती समझ जाती है कि इस मटके का और देवी का सीधा संबंध है। वो उस मटके को जोड़ने का प्रयास करने लगती है। वो धीरे धीरे सारे टुकड़े मिलाकर उसे जोड़ देती है और अच्छे से चिपका देती है। तभी वो देखती है कि देवी के भी जख्म ठीक हो रहे होते हैं। पूरी तरह से ठीक होने के बाद, आप कौन है माता? आप कोई साधारण बालिका तो नहीं है। मैं अन्नपूर्णा माता का स्वरूप हूँ। मैं लोगों को भूखे पेट सोने नहीं देती और उनकी मदद करती हूँ, और जो लोग दिल से साफ होते हैं उन पर कृपा बरसाती हूँ। इसलिए मैंने ये जादुई खिचड़ी वाली मटकी आपको दी थी। अब आप इसे हमेशा संभाल कर रखना और अपने हाथों से ये मटका जिसको भी दोगी उसके लिए भी ये इसी तरह से काम करेगा। ध्यान रखना कि किसी को भी भूखा पेट ना सोना पड़े। इतना कहते ही वो बच्ची वहां से गायब हो जाती है। मालती हाथ जोड़कर सारी बातें सुन लेती है और बच्ची के गायब होते ही देखती है कि वहां पर फिर से खिचड़ी बनाने का सामान रखा होता है। वो मटके में फिर से खिचड़ी बना लेती है और खुद भी खाती है और सभी भूखों का पेट भरती है। इस तरह वो जीवन भर परोपकार का काम करती है। छल कपट से सुरेश उसको चुराना चाहता था, इसीलिए उसके साथ छलावा हो गया। सुरेश को भी इस बात का पश्चाताप हो जाता है और फिर वो मालती से माफी मांग लेता है। मालती उसे माफ कर देती है और जब उसका अंतिम समय आ जाता है तब वो मटका सुरेश को देकर अपनी आखिरी सांसें लेती है। सुरेश भी हमेशा उस मटके का सदुपयोग करता है